अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के द्वारा आयोजित खेल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स और तमाम ऐसी समितियों की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समितियां हैं उनके कमेंटेटर भी रहे हैं। उसका बहुत सफलतापूर्वक आपने संचालन भी किया है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के लाहौर सौहार्द यात्रा के साथ भी आप गए। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं राष्ट्र हित में हमें मिल रही हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल भारत की परिकल्पना हो, आम जनता तक पहुंचाने का काम आपका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रसारण के क्षेत्र में आपको एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त है। और हमारे समक्ष जनेंद्र जी हैं। मन की बात जैसे कार्यक्रम का बहुत सफलतापूर्वक पिछले कई वर्षों से आप संचालन कर रहे हैं। FM गोल्ड, FM रेनबो जैसे व्यावसायिक जो आकाशवाणी का जो व्यावसायिक चैनल है उसका भी आप जो है संचालन अच्छे से कर रहे हैं। मैं बहुत सादर आपको आमंत्रित करती हूँ एक शेर के माध्यम से। मोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जन्मभूमि में, कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जन्मभूमि, दबा कर कोख में अपनी तलवार ले आए हैं, दबा कर कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए हैं। रेडियो में काम करते हुए, सेंसर से गुजरते हुए कितनी कठिनाई के साथ आप जो है इस प्रसारण में और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप देश की सेवा कर रहे हैं, उसका जो है आप स्वयं जब सुनेंगे उनके वक्तव्य तो आपको एहसास होगा। पूरे आदर के साथ मैं जनेंद्र जी को आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि। नमस्कार। और यहाँ उपस्थित सभी मित्रजन का अभिनंदन भी है। नमन भी आप सभी को, क्योंकि एक ब्रॉडकास्टर के रूप में आप जैसे गुरुजनों के बीच बैठकर अपनी कुछ बात कह पाना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ मंचासीन हम सबके बीच डॉक्टर राजनारायण शुक्ला जी जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, डॉक्टर अशोक नागर जी, प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा जी प्राचार्य इस कॉलेज के, नीता पांडे जी, पूनम जी, और आप सभी को मैं अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए कुछ बातें जो शायद आमतौर पर चर्चा में नहीं आ पाती है उन बातों की तरफ आपको लेकर जाना चाहूँगा। इस विषय को, यानी स्वतंत्रता के आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता का अपना एक दायरा है और उस दायरे में बहुत सारे क्षेत्र समाहित होते हैं। कुमुद जी ने बहुत सुंदर ढंग से, और शिक्षक का जो स्वरूप है वो हमने देखा, कितने सुंदर भाषा, शब्द, स्वर और विषय को कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया उन्होंने। तो उसके बाद तो उसी के कुछ विस्तार की कोशिश करने की आवश्यकता रह जाएगी, क्योंकि वो जो एक आधार है, नींव है, वो उन्होंने तैयार कर लिया। लेकिन मैं जो बात आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो बात कहना चाहता हूँ, पत्रकारिता में सिर्फ छपे हुए अक्षरों, शब्दों या प्रिंट जर्नलिज्म तक ही पत्रकारिता का दायरा सीमित नहीं है। और ये दायरा उस दौर में भी जब स्वतंत्रता आंदोलन की न सिर्फ आहट बल्कि पूरी ज्वाला दधक रही थी पूरे देश में, उस दौर में और भी माध्यम थे जिन्होंने विकल्प के तौर पर भी और मुख्य भूमिका में भी स्वतंत्रता के आंदोलन में पत्रकारिता को माध्यम बनाकर, भाषा और ध्वनि को माध्यम बनाकर अपने प्रसारण तंत्र के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता का प्रचार किया, प्रसार किया, उन्हें प्रेरित किया, उन्हें तैयार किया मानसिक तौर पर। मुझे ये विश्वास करना आज मुश्किल होता है इस बात को। 9 साल का बालक कमल विश्वकर्मा आजमगढ़ का जो हाथ में तिरंगा लेकर निकलता है, जुलूस में उत्साह से सबसे आगे आगे चलता है। बच्चों की आदत होती है कि वो सबसे आगे चलते हैं, और ये उस समय की बात है जब 1941, 42 और 43 के दौर का समय है, और छोटी सी जगह आजमगढ़, और गोली लगती है उस बालक को, गोली पुलिस चलाती है, गोली खाता है अपने सीने पर, लेकिन झंडे को दूसरे हाथ में पकड़ता है, फिर दूसरा साथी उसको पकड़ता है, उसकी जान जाती है।
और जान भी कैसे जाती है, गोली लगने के बाद भी उसे गिरफ्तार किया जाता है, 6 महीने की सजा भी होती है और उसी सजा के दौरान निगलेक्ट होने की वजह से डेथ हो जाती है। सिर्फ 13 साल का बालक, इस तरह का एक बालक, 9 साल का बालक, 13 साल का बालक जो हुक्का विद्रोह में अंग्रेज अफसर की दाढ़ी और बाल को इतनी जोर से खींचकर पकड़ता है कि जब तक तलवार से उसके हाथ नहीं काटे जाते और बाद में उसकी गर्दन नहीं काटी जाती, वो हाथ से तब भी उसके दाढ़ी और बाल नहीं छूटता है। कनकलता बरुआ जैसी वीरांगना जो 22-23 वर्ष की, जिसने आसाम में गोली खाते हुए भी तिरंगे झंडे को छूने और गिरने नहीं दिया, तो ऐसी चेतना आती कहां से, किस रूप में आती है? क्या वहां तक अखबार भी पहुंच पाते हैं या अखबारों के संदेश को अलग अलग माध्यमों से वहां तक ये चीजें पहुंच पाती हैं? क्योंकि उस समय शिक्षा का क्या स्तर रहा होगा, क्या विस्तार रहा होगा, आप समझ सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर जो पत्रकारिता के माध्यम से जिन मूल्यों को, चिंतन को, संदेश को और विषयों को बार बार उठाया गया, वो वहां तक अगर जमीन तक पहुंचे, धरातल तक पहुंचे, तो कुछ तो और माध्यम जरूर रहे होंगे जिनका सहयोग है, जिनकी भूमिका उसमें रही होगी। और वो पत्रकारिता का, जब हम मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते हैं या उस विषय वस्तु को देखते हैं, तो उसमें उनकी भूमिका है, पर आमतौर पर चर्चा नहीं हो पाती उनकी ज्यादा। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी भी चर्चा कहीं ना कहीं शामिल होनी चाहिए और उनके महत्व को भी हमें न सिर्फ इंगित करना चाहिए बल्कि उसको समझना और स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ये चेतना जो है राष्ट्रीय स्तर की, आखिर एक छोटे से गांव में रहने वाले लोगों तक राष्ट्रीय स्तर पर जो सोचा जा रहा है, वैश्विक स्तर पर जो सोचा जा रहा है, वो वहां तक पहुंचती है। तो चाहे वो हमारे लोकगीत हो, चाहे हमारी कविताएं हो, चाहे हमारा साहित्य हो, चाहे हमारा लेखन हो, उन सब के जरिए वो वहां तक पहुंचता है। जो विषय मैं खासतौर पर आपके सामने अपनी बात के माध्यम से रखना चाहता हूँ, देखिए 1941-42, दरअसल बल्कि ये कहूँ कि 1939 जब विश्व युद्ध शुरू होने की आहट हुई और विश्व युद्ध शुरू हुआ, और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये लगने लगा कि इस देश में रहकर जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जिस रूप में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही है, उस माध्यम से शायद वैचारिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर वो उस दिशा में आगे कुछ योगदान नहीं दे पाएंगे उन परिस्थितियों में, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो इस देश को छोड़े और इस देश को छोड़कर विदेशी धरती पर जाकर वहां भारतीयों को एकत्रित करें, संगठित करें और एक वैश्विक स्तर पर भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए वो लड़ाई लड़े। और इस रूप में जब वो अपने नजरबंदी के दौरान उन्होंने अपनी पूरी वेशभूषा बदली, अपना स्वरूप बदला, पठान का वेश धरा, गूंगे बहरे बनकर यहाँ से काबुल, पेशावर से काबुल और रोम और रूस और ये सब यात्राएं करते हुए बर्लिन पहुंचे थे। तो वहां जब बर्लिन में वो पहुंचे थे, उस दौर में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई, आजाद हिंद रेडियो उसका नाम था। और उस आजाद हिंद रेडियो की स्थापना के पीछे उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो भारत के हमारे वासी हैं और भारत के अलावा जो दूसरे देशों में भारत के लोग रहते हैं वो, और इसके अलावा जो दूसरा वैश्विक समुदाय है, उसके सामने भारत की जो सच्ची तस्वीर है वो क्या है। इस रूप में ब्रिटिश दमन चक्र के माध्यम से शोषण हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, मानवीय जो भी मानवता का किस तरह से कलंकित किया जा रहा है, वो तमाम चीजें, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, सारे तरह के शोषण को उजागर किया जाए, उसको एक्सपोज किया जाए दुनिया के सामने। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत का जो वैश्विक जो परिदृश्य है बहुत विस्तृत था, ये हम सब जानते हैं। और उस समय बीबीसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ऑल इंडिया रेडियो जबकि देश में, क्योंकि वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन थी, तो इसलिए ऑल इंडिया रेडियो भी उस समय ब्रिटिश सरकार की बातों को ही और उन्हीं के प्रोपेगेंडा को उनके हितों के अनुसार वो दुनिया के सामने रखती थी। उसी बात को बीबीसी वैश्विक स्तर पर रखती थी। आजाद हिंद रेडियो ने कितना बड़ा एक रोल प्ले किया इस मामले में कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर उन्होंने मराठी में प्रसारण किया, उन्होंने हिंदी भी किया, उर्दू भी किया, पश्तो भी किया, पंजाबी भी किया, बांग्ला भी किया। आप अंदाजा लगाएं कि विदेशी धरती पर जाकर बर्लिन में इसकी शुरुआत हुई और विदेशी धरती पर जाकर इतनी सारी भाषाओं में तमाम समाचारों को अपने भारतीय समुदाय देश विदेश में जहां भी हैं और अपने भारतीय लोग जो देश में हैं उन तक उस बात को पहुंचाना और विश्व स्तर पर भारत को लेकर लोगों का समर्थन किस तरह का है, उस बात को वहां तक आत्मविश्वास पैदा हो, इस बात की कोशिश मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में बहुत बड़ा काम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक विकल्प के तौर पर इतने
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब उन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना की, 11 देशों ने उसको मान्यता प्रदान की, उन्होंने अपनी करेंसी चलाई, अपना बैंक शुरू किया। तो उन्होंने एक ऐसा एक पैरेलल गवर्नमेंट शुरू किया, उसकी स्थापना की और उसके माध्यम से इतने सारे दबाव जो बने। ब्रिटिश सत्ता इस बात से बहुत घबराई हुई थी और उनके प्रसारणों को रोकने की कोशिश लगातार होती रहती थी, क्योंकि वो एक ऐसी ज्वाला के रूप में लोगों के मन में धधकने लगती थी वो बातें, जब वो तमाम अपनी गतिविधियों को रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। उन्होंने अपना जो सरकार का मैनिफेस्टो, जो उन्होंने सरकार के एक अपने विजन को रखा था, उसका मैनिफेस्टो उसके माध्यम से प्रसारित किया। तो नियमित रूप से आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से अपने प्रसारण किया करते थे। बर्लिन से जब ये टोक्यो में स्थानांतरित हुआ आजाद हिंद रेडियो, विश्व युद्ध के उस दौर में जापान सबसे ज्यादा तबाह होने की स्थिति में उसका गारफट था, क्योंकि बमबारी से उसके शहर, गली मोहल्ले, बिल्डिंग्स, लोग सब तबाह हो रहे थे। और ऐसे में एक बंगाल की रहने वाली महिला थी, और उस महिला की खास बात ये थी कि उन्होंने बिना नागा किए, एक आप सोचिए कि चारों तरफ से गोलों की बरसात हो रही हो, दबाव में है जापान की सरकार, सरेंडर करने की स्थिति में है, क्योंकि बहुत विकट स्थिति है उनके सामने। और उस स्थिति में हरिप्रभा वासु मलिक जिनका नाम था, थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताऊं कि रंगून में रहते हुए उनका एक जापान के व्यक्ति से उनका प्यार हुआ, उन्हीं के साथ वो टोक्यो चली गई थी और वहां जाकर उन्होंने आजाद हिंद रेडियो ज्वाइन किया था। हेलमेट लगाकर बचते बचाते वो रेडियो स्टेशन तक जाती थी, ताकि अपने कहीं किसी गोले की शिकार ना हो जाए, गोली का शिकार ना हो जाए, और वहां जाकर वो नियमित प्रसारण किया करती थी। तो इतनी विकट परिस्थिति में आजाद हिंद रेडियो विदेशी धरती पर खड़ा करना, उसके माध्यम से प्रसारण करना, फादर ऑफ द नेशन गांधी को उसी रेडियो से नेताजी ने कहा था, और वो हम सब उसको राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करते चले गए। तो इस रूप में आजाद हिंद रेडियो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। बाद में उसे रंगून शिफ्ट किया गया। इस तरह से जहां इतनी सारी चुनौतियां थी, आर्थिक संसाधनों का अभाव था, दुश्मन चारों तरफ से घेरे होते थे, ब्रिटिश जासूस दिन रात पीछे पड़े होते थे, और उस बीच में इस तरह के प्रसारण से देश में नवजागरण और नई चेतना और राष्ट्रीय चेतना का के लिए काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा योगदान था। तो उसको मुझे लगता है कि पत्रकारिता की जब बात होती है और हिंदी पत्रकारिता की बात होती है, राष्ट्रीय या भारतीय पत्रकारिता की बात होती है, तो ऐसे प्रयासों को भी प्रमुखता से जगह भी मिलनी चाहिए, उन्हें पहचान भी मिलनी चाहिए। उसी तरह का एक और प्रयास देश में हुआ 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। करो या मरो का जो आह्वान बापू ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, अगस्त क्रांति मैदान में जो सभा होनी थी, उस सभा के पहले ही लोग तो इकट्ठे हुए, लेकिन सारे नेताओं को 60,000 के करीब देश भर से नेताओं को गिरफ्तार किया गया, रात में, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, जहां जब जो उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ऐसे में अरुणा आसफ अली ने उस नेतृत्व को संभाला, लेकिन उस दौर में ये ब्रिटिश हुकूमत ने दमन चक्र अपना और कठोर करते हुए जितने देश में पत्र पत्रिकाएं थी उनके नजर में, और जो उनके हितों पर कहीं न कहीं कुठाराघात कर सकती थी या उनकी सत्ता के लिए चुनौती बन सकती थी, उनको उन्होंने प्रतिबंधित किया, उनको बंद किया, उनके प्रकाशन पर अंकुश लगाया, उसको प्रतिबंधित किया। और ऐसे में अब मसला या सवाल ये उठा कि आखिर जो देश में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियां हैं, अगर हम लोगों तक उसे नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों में एक निराशा और हताशा का भाव भी पैदा होगा, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी, और उस भ्रम का गलत इस्तेमाल सत्ता में बैठी हुई जो ताकतें थी वो कर सकती थी, और कर भी रही थी लगातार, क्योंकि देश को बांटने का कुचक्र, देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ब्रिटिश हुकूमत ने शुरू से उसको बांटने की कोशिश की, क्योंकि उसके बंटवारे की वजह से ही वे अपनी सत्ता और अपनी प्रभुता इस देश में स्थापित कर पाए। ऐसे में ये सवाल ये उठा कि आखिर उस स्थिति में, और बहुत विकट स्थिति थी, और अगर इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में अगर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, संशय की स्थिति पैदा हो जाए, तो सोचिए वो जो ऊर्जा, वो ताकत, वो संकल्प, वो किसी भी दिशा में जा सकता था। ऐसे में डॉक्टर उषा मेहता गुजरात की सूरत की रहने वाली एक महिला थी, और ये 8 अगस्त की बात है 1942 की, और उन्होंने लगभग 14 अगस्त की वो तारीख थी, एक हफ्ते के बाद ही उन्होंने लगभग कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की मुंबई में। और उस कांग्रेस रेडियो के पीछे मकसद सिर्फ यही था, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उसके साथ जुड़े हुए थे, और भी ऐसे कई नाम थे जो उनके साथ जुड़कर वो काम कर रहे थे। तो जो देश में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था उससे लोगों को अवगत कराना,
देश के नेताओं के वक्तव्यों को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि वक्तव्य तो जारी होते थे लेकिन वो वक्तव्य लोगों तक कैसे पहुंचे, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध था, उनके प्रकाशन पर प्रतिबंध था, तो आखिर वो बातें पहुंचे कैसे। तो उस रेडियो के माध्यम से लोगों तक जन जागरण की इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को बहुत कुशलता के साथ, बड़े समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ और साहस के साथ लगातार इसको जारी रखने की कोशिश हुई। हालत ये होती थी चूंकि देश में ये चीजें चल रही थी तो और ट्रांसमिट किया जा रहा है वेव्स पे, एयर वेव्स पे वो चीजों का प्रसारण हो रहा है, तो आप सोचिए कि सरकार के लिए बहुत आसान है कि वो तुरंत उसको पकड़ सकती है, समझ सकती है कि वो किस जगह से प्रसारित हो रहे हैं। तो रात को लगातार वो अपनी जगह बदलते रहते थे और जगह बदल कर अपने प्रसारण को करते थे अलग अलग समय में, और ये सारे शिफ्टिंग जो है रात को हुआ करती थी। अब इक्विपमेंट्स हैं, स्टाफ है, सामान है, उसको लेकर अलग अलग जाना, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और एक जो शून्य, एक वैक्यूम की स्थिति पैदा हो गई थी, उस वैक्यूम की स्थिति में इस तरह का प्रयास जो है कांग्रेस रेडियो के रूप में एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका रही है। उस 3 महीने के लगभग ये प्रसारण चल रहा था, लेकिन उस 3 महीने में उस शून्य को भी भरा उन्होंने। उस दौरान उन्होंने वो सारी जो राष्ट्रीय चेतना के संकल्प थे, उसके प्रयास थे, उसके जो तमाम स्वतंत्रता आंदोलन की जो गतिविधियां थी, उन सबको उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का दिन रात वो प्रयास उन्होंने जारी रखा। तो ये ऐसे प्रयास हैं जो उस दौर में जब विदेशी सत्ता के अंदर हम रह रहे थे और उनकी गुलामी की एक जंजीर जो है इसमें जकड़े हुए थे, तो इस तरह का दुस्साहस या साहस या इस तरह के चेतना अगर पैदा हुई और इस तरह का काम कर पाए लोग, तो उसको भी एक्नॉलेज करने की, उसको स्वीकार्यता, उसको प्राथमिकता या प्रमुखता से उसको शामिल करने की भी जरूरत होती है। एक जब हिंदी पत्रकारिता को लेकर जब बात होती है तो, या किसी भी देश में जन जागरण को लेकर हम बात अगर करते हैं, देखिए 1757 में जब पलासी का युद्ध हुआ और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश पर अपनी जड़ें जो है मजबूत की, उसको जो उसका एक गोल था, उसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य की तरफ वो उसके माध्यम से आगे बढ़ने लगी थी। वहां से कहीं ना कहीं एक जो दिखने लगा था परिदृश्य, भविष्य में किस दिशा में भारत जा सकता है, और वो वही बांट कर या धोखे से या इस तरह के तमाम दमन चक्र से इन चीजों को हासिल करने की कोशिश की गई। 1857 तक आते आते चीजों ने और परिस्थितियां जो है बदली हैं। एक नई राष्ट्रीय चेतना के हृदय के रूप में हम उस दौर को देखते हैं। तो और वो दौर ऐसा था जब 1757 में बंगाल पर केंद्रित थी सारी चीजें, वहां धीरे धीरे 1857 तक आते आते मध्य भारत में वो चीजें शिफ्ट हुई, वहां स्थानांतरित हुई, और 1857 उसके आसपास का वो दौर था जब हिंदी, जो मध्य भारत में एक नए तरह के सांस्कृतिक सामाजिक नवजागरण की शुरुआत हुई। क्योंकि पहले उसके पुनर्जागरण या नवजागरण का जो केंद्र हुआ था वो बंगाल हुआ करता था। राजा राम मनोहर राय के समय में उन्होंने खुद जो पत्रिका अपनी शुरू की थी, उस पत्रिका के माध्यम से, बांग्ला में वो पत्रिका थी, गैजेट था, जिसके माध्यम से उसको पहली भारतीय भाषा की पत्रिका भी मानते हैं, उसके साथ उसकी शुरुआत हुई थी। और बंगाल में बहुत तरह के इस तरह की गतिविधियां हम देखते हैं। लेकिन मध्य भारत में जब ये चीजें शिफ्ट हुई, स्थानांतरित हुई, तो वहां एक नवजागरण भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर, सामाजिक चेतना को लेकर, राष्ट्रीय चेतना को लेकर आरंभ हुआ। भारतेंदु का कार्य इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु के पहले प्रमुख रूप से इस रूप में हिंदी भाषा में पत्रकारिता का ऐसा कोई परिदृश्य साफ साफ नहीं था। हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी उर्दू भाषा, इस तरह की चीजों को लेकर एक संक्रमण काल रहा, और भारतेंदु के साथ से पत्रकारिता या साहित्य का जो दौर शुरू हुआ, उसमें हिंदी ने अपनी पहचान और अपनी जगह बनानी शुरू की। उसके साथ साथ उसको विस्तार करना शुरू हुआ, और मध्य भारत की जो चेतना है, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना, और जो हमारी पृष्ठभूमि है सांस्कृतिक, वो जो कि संस्कृत से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि है, उसके साथ एक तादाद में बना। उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ ये हुआ कि क्योंकि उर्दू भाषा का आधार जो है वो विदेशी भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा ने जिस रूप में आकार लिया और जो आधार उसका बना, वो आधार भारत की जो अपनी पुरातन भाषा है, जिसमें हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा अध्यात्म, हमारा दर्शन, हमारी चेतना, मूल्य सब कुछ समाहित थे, उसके साथ एक कनेक्ट बन पाया इस माध्यम से। और उस कनेक्ट के माध्यम से एक नवजागरण इस रूप में शुरू हुआ। मैं मानता हूँ उस दौर को, क्योंकि लगभग 1000 के आसपास या उसके थोड़ा पहले थोड़ा बाद इतिहास में उस तरह की चीजों का आकलन आप कर सकते हैं ऐतिहासिक आधार पर। लेकिन जब विदेशी आक्रमणकारियों के दौर से लेकर और इस दौर तक 1857 तक
का जो ये पूरा दौर रहा है वो भाषाई और सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर एक अलग तरह की चेतना का दौर रहा है, अलग तरह का परिदृश्य रहा है। लेकिन मूल भारतीय भावना, मूल भारतीय चेतना जो स्वदेशी, और उस स्वदेशी चेतना में हमारा आध्यात्म है, दर्शन है, हमारी संस्कृति है, उन सबको समाहित करते हुए देश में एक नई परिदृश्य की जो शुरुआत हुई वो 1857 के बाद ज्यादा मुखर हुई और भारतीय युग के बाद पत्रकारिता के माध्यम से उसका और भी विस्तार हो पाया। तो इस तरह से ये दौर आगे चला है और ये संक्रमण काल रहा है, और संक्रमण काल से होते होते ये 1947 तक का ये दौर रहा है, जिसके बाद तो हम जानते हैं कि क्या स्वरूप इसको मिला है। लेकिन एक और मैं मानता हूं कि भारतीय जो पत्रकारिता